ये वीडियो तकरीबन 40 मिनट की है और 40 मिनट के अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि करेले को हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं और कौन से मौसम में लगाना चाहिए। इस पौधे के अंदर कौन कौन सी खादें यूज़ की, जो कि 2 महीने का अच्छा रिज़ल्ट मैंने पाया। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए करेले की बेल के बारे में। वीडियो लंबी ज़रूर है लेकिन हर एक बात आपके सुनने वाली है। 17 जून 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज मैं लगाने वाला हूँ करेले के बीज। सोच रहा हूँ करेले के बीज भी लगाकर देख लिए जाएँ और इससे पौधा कैसे बनेगा ये भी सीख लिया जाए। करेला एक गर्मी के दिनों की वेजिटेबल है। गर्मी शुरू होने से पहले इसकी सीडलिंग की जाती है। फरवरी से मार्च के महीने में इसकी सीडलिंग को कंप्लीट कर लेना चाहिए, लेकिन अब है जून का मिड, मतलब 17 जून। अब इसकी सीडलिंग करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी सीडलिंग करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। होपफुली कि नवंबर और दिसंबर तक इसको फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट लग जाएगा, मतलब करेले लग जाएंगे। वैसे तो साल में इसकी 2 मरतबा सीडलिंग कर सकते हैं, फरवरी से मार्च के महीने में और जून से जुलाई के महीने में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जून के महीने में कि रेनी सीज़न होता है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से इसको जो फूल लगते हैं वो गिर जाते हैं, तो फ्रूट नहीं बन पाएगा। लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो फ्रूट लग भी जाएगा। लेकिन अगर आप इसको सर्दी में लगाना चाहते हैं तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और इसको टनल के अंदर लगाएंगे, मतलब पॉली हाउस के अंदर, जिसको कंट्रोल शेड भी कहते हैं। लो टनल या हाई टनल, मतलब पॉली हाउस, बहुत बड़ा पॉली हाउस होगा, उसके अंदर करेले के बीज लगा सकते हैं। सर्दी के दिनों में भी आपको गर्मी का मज़ा मिलेगा। लेकिन हम तो ये ओपन में कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही केयरफुली ये काम करना पड़ता है। जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको बाहर के दिनों का टाइम मिल जाएगा, मतलब बाहर के दिनों में आप इसकी सीडलिंग कर सकेंगे 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। तो चलिए फिर लगा लेते हैं करेले के बीज। उसके लिए मैंने सीडलिंग ट्रे ली है। इसके अंदर मैं 10 सीड्स लगाने वाला हूँ। मैंने 50% कोकोपीट और 50% मिट्टी ली है। अगर 80% मिट्टी और 20% गाय का गोबर भी मिक्स कर लिया जाए तो भी काम चल सकता है, लेकिन मैं मिट्टी और कोकोपीट का मिक्सर यूज़ करने वाला हूँ। बीज लगाने का तरीका देख लीजिए। बीज को कभी भी लटा कर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे बीज जो बड़े साइज़ के हों, जैसा कि करेले के बीज हैं, ये बड़े हैं इसलिए लटा कर नहीं लगाऊंगा, इससे गलने के ज़्यादा चांसेस मौजूद रहेंगे। इसलिए इसको मैं खड़ा रख कर लगाऊँगा ताकि सीड गल ना पाए जल्दी। मिट्टी मैंने कंप्लीट ड्राई मिट्टी ली थी। उसके बाद उसके अंदर कोकोपीट 50% मिक्स की और देन उसको पानी का शावर किया ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर उसको मिल जाए। अब इसी मिट्टी के अंदर हम इसको दबा देंगे करीब आधा इंच। इस सीडलिंग ट्रे की डेप्थ है, मतलब गहराई है तकरीबन 1 इंच, तो आधा इंच हम इसको दबा देंगे। सीडलिंग ट्रे का सेल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वाला जो खाना है ये थोड़ा सा बड़ा हो बड़े सीड के लिए। एक इससे छोटा होल आता है जो 128 होल वाली सीडलिंग ट्रे होती है, वो ये वाली होती है। इसका जो सेल है ये तकरीबन, इसका जो सेल है वो छोटा होता है, चौड़ा नहीं होता। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली करेले के लिए, ये बड़े साइज़ की ट्रे है। छोटे साइज़ के लिए छोटी ट्रे भी चल जाएगी। अब मैं इसको पानी दूंगा शावर की मदद से। अब इसको मैं रख दूंगा शेडी एरिया में, क्योंकि गर्मी के दिन हैं तो गर्मी के दिन में जल्दी ही ये मिट्टी खुश्क हो जाएगी, इसलिए इसको फुल धूप में नहीं रखूँगा बल्कि शेडी एरिया में रखूँगा। वैसे भी ये बाहर के दिनों में लगाने चाहिए, लेकिन मैं गर्मी के दिनों में लगा रहा हूँ। देखने के लिए क्या रिज़ल्ट मिल सकता है हमें सर्दी शुरू होने से पहले पहले। तो आप मेरे साथ रहें। मिट्टी का मॉइस्चर हर वक्त बना रहना चाहिए, मिट्टी कंप्लीट खुश्क नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा आपने पानी देना है, नहीं तो सीड ही गल जाएगा अंदर। 5 दिन बाद हमने 17 तारीख को इसकी सीडलिंग की थी और आज है 22 जून। गर्मी के भी दिन हैं और सीड की जर्मिनेशन जल्दी ही शुरू हो जाती है गर्मी की हीट की वजह से। अगर सर्दी के दिनों में ये काम करेंगे तो इसको कम से कम 10 से 15 दिन लगते हैं सीड जर्मिनेशन में। लेकिन गर्मी में हीट काफ़ी होती है जिसकी वजह से सीड जल्दी नरम पड़ जाता है और उसके बाद उसकी सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। तो हमारे कुछ सीड तो जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं। 3 सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और अभी बाकी की होनी बाकी है। तो देखते हैं कब तक ये जर्मिनेट होते हैं। पानी का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और ना ही बहुत कम पानी देना है, सिर्फ इतना पानी कि मिट्टी हल्की सी नम रहे। और गर्मी के दिन है, इसको शेडी एरिया में ही हम अभी रखेंगे जब तक ये थोड़े से बड़े नहीं हो जाते। जब इनके पत्ते आने लगेंगे तो इनको धूप की ज़रूरत होगी। 9 दिन बाद हमारे 3 पौधे तो अब बड़े हो गए हैं, अब ये ट्रांसप्लांटिंग के बिल्कुल करीब हैं। इनको अब ट्रांसप्लांट कर देना अच्छी बात होगी। और 2 बीज अभी और भी जर्मिनेट हो रहे हैं, एक ये और एक ये वाला, लेकिन इनकी जर्मिनेशन काफ़ी स्लो है। कोई बात नहीं, हम 3 पौधे ट्रांसप्लांट कर देते हैं और तीनों को लेकर चलेंगे।
ज़रूरी नहीं होता कि एक टाइम में आपने जितने भी सीड लगाए हैं सभी एक ही टाइम में जर्मिनेशन अपनी शुरू करें। कुछ सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ काफ़ी लेट, जैसा कि ये अभी हो रहे हैं। अब ये वाला ऊपर से तो हमें नहीं दिख रहा कि ये जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इसकी ये देखिए यहाँ से रूट डेवलप हो चुकी है, मतलब सीड जर्मिनेट हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से इसका ऊपर वाला शूट भी बाहर निकल आएगा यहाँ से, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। हम 3 को लेकर चलते हैं। कुछ दिन पहले मैंने ग्रो बैग्स के अंदर मिट्टी भर ली है। इसमें 40% मिट्टी, 40% कोकोपीट और 20% पत्तों की खाद थी। कुछ पत्ते डिकम्पोज थे और कुछ पत्ते अभी डिकम्पोज नहीं हुए थे, तो मैंने इनको भर कर रख दिया और डेली हल्का हल्का सा पानी इनको लगा रहा हूँ, ताकि जो पत्ते रह गए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता फुली डिकम्पोज हो जाएं। तो इनके अंदर हम करेंगे अपने 3 पौधों को शिफ्ट। जो इन बैग्स का साइज़ 11 बाय 13 इंच है, मतलब 11 इंच इसका ऊपर से डायामीटर है और 13 इंच इसकी गहराई है, जो कि काफ़ी है। क्योंकि हम बेलों वाले पौधे लगा रहे हैं तो इनको ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी होगी, तो उम्मीद है कि इसके अंदर भी हम अच्छा रिज़ल्ट पा लेंगे। हम एक घड़ा खोद लेंगे सेंटर में ही। मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, इसलिए ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। हमें एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर 40% कोकोपीट भी है और 20% पत्तों की खाद है। ये देखिए जनाब, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। इसको अब वाकई में बड़ी स्पेस की ज़रूरत थी, जो कि हम इसको देने वाले हैं। तकरीबन इसको मैं 3 इंच मिट्टी के अंदर दबा रहा हूँ। इसी तरह मैं तीनों बैग्स के अंदर इनको ट्रांसप्लांट करता हूँ। तीनों पौधे शिफ्ट हो चुके हैं। अब इनको ज़रूरत है पानी देने की, लेकिन पानी के अंदर मैं थोड़ा सा सल्फ़र यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये एंटी फंगल भी होता है और पौधों के अंदर जो हरापन पाया जाता है, कहते हैं 80% उनके अंदर सल्फ़र होता है, जिसकी वजह से उनके पत्ते ग्रीन रहते हैं। तो 5 लीटर पानी के अंदर मैं 1 टीस्पून डालने वाला हूँ ये वाला पाउडर, लेकिन हम कम यूज़ करें तो ही अच्छा रहता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमसे ओवर यूज़ हो जाए तो हमारे पौधों की जान भी जा सकती है। तो इस बाल्टी के अंदर तकरीबन 5 लीटर पानी तो होगा ही। इसके अंदर मैं आईडिया से ही डाल देता हूँ 1 टीस्पून, या हम इससे थोड़ा सा कम डालेंगे, इतना काफ़ी है। ये तकरीबन हाफ़ टीस्पून होगा। सल्फ़र के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी कि सल्फ़र के यूजेज क्या क्या हैं गार्डनिंग में। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये फौरी तौर पर पानी के अंदर हल हो जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, पत्थर होता है, उसको पीस कर फार्मूलेशन करने के बाद में ये हमारे पास आता है। अब हम हर पौधे के तने के पास में 1-1 या 2-2 गिलास पानी के ये वाले ऐड कर देंगे, ताकि मिट्टी के अंदर कोई फंगस हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और छोटे मोटे जो कीड़ों के अंडे हों वो भी ख़त्म हो जाएं और मिट्टी का पीएच भी सेट हो जाए। इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है सल्फ़र के अंदर, इससे पत्ते ग्रीन होते हैं। मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, तकरीबन 4 या 5 गिलास इस पानी के एक गमले के अंदर ऐड किए हैं। चलिए जी, अब इनको हम छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए इनके हाल पर, और ये 4 से 5 दिनों में इतने लंबे हो जाएंगे कि ऊपर जो हमने रस्सी बांधी हुई है इस रस्सी तक ये पहुंच जाएंगे, और उसके बाद में ये खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ रहें। इनको फुल धूप में रखना है हमने। 30 जून 2019, 13 दिन बाद हमारे 3 और सीड्स जर्मिनेट हो गए और अब तो ये पौधे भी बड़े हो गए हैं। ये भी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल है और ये भी थोड़े से दिन और लेगा, 3 से 4 दिन लेगा और ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो जाएगा। ये सीड जर्मिनेशन अपनी शुरू कर गया, लेकिन आई थिंक ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है सर्वाइव कर जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल के मौसम में। जून के महीने में कोई भी बीज नहीं लगाता, लेकिन मैंने फिर भी एडवांस में चलने की कोशिश की, किसी हद तक मैं कामयाब भी रहा।
हम जितने सीड्स भी लगाते हैं ज़रूरी नहीं होता कि सभी की जर्मिनेशन शुरू हो। किसी का रेट 50% मिलता है, किसी का 60%, किसी का 95% भी मिल जाता है। और मौसम के ऊपर भी बहुत ही डिपेंड करता है कि कैसा मौसम चल रहा है, आइडियल मौसम है उस बीज लगाने के लिए या नहीं। लेकिन इतनी गर्मी के दिनों में मैंने ट्राई की और कामयाब रहा और मुझे 60% अच्छा रिज़ल्ट मिला। हमारे 4 सीड जर्मिनेट नहीं हुए, 6 जर्मिनेट हो गए। इसका मतलब 60% हमें अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो कोई बात नहीं, हमारा एक भी पौधा सरवाइव कर गया तो एक पौधे को कितने करेले लगते आप खुद देखेंगे इसी वीडियो में। तो अब हमारा चौथा पौधा भी ट्रांसप्लांटिंग के काबिल हो गया है। जब भी हम बीज लगाएं तो ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि स्टैंड बाय पर हमारे पास कुछ पौधे मौजूद हों। अगर किसी पौधे के ऊपर कीड़ों का हमला होता है या किसी वजह से वो मर जाता है तो उनकी जगह पर हम यहाँ से एक पौधा निकालें और ट्रांसप्लांट कर सकें। फार्मर लोग इसी तरह करते हैं, ऐसा नहीं होता कि 2-3 पौधों के ऊपर ही वो डिपेंड करें। स्टैंड बाय पर उनके पास काफ़ी सारी पनीरी तैयार होती है। जब जब उनको ज़रूरत होती है, कोई पौधा मरता है तो उनकी जगह पर नया पौधा शिफ्ट कर दिया जाता है। तो चलिए आपको दूसरे पौधे दिखाता हूँ। लीजिए जनाब, 13 दिन का ये रिज़ल्ट है और हमारे 3 पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने इनको ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया था तो सल्फ़र का पानी भी हमने ऐड किया था ताकि इनके पत्ते ग्रीन रह सके, मिट्टी के अंदर जो फंगस हो वो ख़त्म हो जाए, पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। ये देखिए अब नए पत्ते आना शुरू हो गए हैं। मैंने रस्सियाँ भी इनके साथ में बांध दी हैं। पौधे के साथ रस्सी नहीं बांधी बल्कि मिट्टी में एक स्टिक के साथ रस्सी बांधकर उस स्टिक को मिट्टी के अंदर गाड़ दिया ताकि पौधे के साथ कोई भी उसका लिंक ना रहे। अब जैसे जैसे ये करेले की बेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इस रस्सी के साथ चढ़कर ऊपर जाल सा बना देगी। वो तो बात की बात है। पहले हम इसको फर्टिलाइज़ करते हैं। ये अभी शुरुआती स्टेज पर है, इसलिए इसको पोटाशियम वाला खाद हम नहीं देंगे बल्कि पहले इसका रूट स्ट्रक्चर हम मजबूत करेंगे, जड़ों को मजबूत करेंगे। ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी तो पौधे की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी और उसको ज़्यादा फूल लगेंगे और बाद में करेले भी बनेंगे। उसके लिए मैं सुपर फास्फेट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब DAP खाद है ये पाउडर फॉर्म में है। इसको हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करके, वाटर सोल्यूबल होती है तो इसको हम मिक्स करेंगे पानी के अंदर और वो पानी ऐड करेंगे हम मिट्टी के अंदर ताकि रूट्स को खुराक मिलती रहे और ज़्यादा पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके। अगर आपके पास ये वाला ना हो तो आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट। ये भी DAP की ही एक किस्म है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है, पानी के अंदर खल हो जाती है और वो पानी हम देंगे मिट्टी के अंदर तो वो जल्दी जड़ों को मिल जाती है। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय वाला चम्मच मतलब टीस्पून आपने डालना होता है, लेकिन मेरा इतना यूज़ नहीं है अभी, तो थोड़ा सा पानी है उसके अंदर मैं आधा टीस्पून डाल लेता हूँ। ये 2.5 से 3 लीटर पानी होगा, इसके अंदर आधा चाय वाला चम्मच मतलब टीस्पून मैंने ये वाली खाद का ऐड कर लिया है। पौधे की ग्रोथ के लिए हमें पौधों को समझना भी पड़ेगा और खादों के बारे में जानना भी पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेज पर कौन सी खाद यूज़ करें। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यही पानी हम ऐड करेंगे अपने पौधों की मिट्टी में। कोशिश कीजिए DAP वाला जो खाद होता है, मतलब वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइज़र है सुपर फास्फेट के नाम से, पत्तों के ऊपर वो ना पड़ पाए, क्योंकि गीले ज़्यादा पत्ते होने की वजह से पत्तों के ऊपर बर्निंग आ सकती है, पत्ते जल भी सकते हैं। हम सिर्फ इसको मिट्टी के अंदर ही यूज़ करेंगे ताकि सिर्फ रूट्स को ही वो पानी मिले, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जून की आज 30 तारीख है, तो ज़्यादा गर्मी में पत्तों के ऊपर ना तो कीड़े मार स्प्रे यूज़ की जाती है जल्दी और ना ही खाद का स्प्रे किया जाता है। अगर करना हो तो बहुत ही थोड़ी सी डोज दी जाती है ताकि पौधे के ऊपर कोई भी बैड इफ़ेक्ट ना हो। तकरीबन लीजिए जनाब, इसको पानी अच्छे से मिल चुका है। अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद इसकी ग्रोथ और भी बढ़ जाएगी। उसके बाद देखेंगे क्या करना है इनका। जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है वहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 या 2:30 या 3 बजे तक यहाँ पर फुल धूप आती है। तो धूप में करेले के पौधे के पत्ते बिल्कुल लटक जाते हैं, ऐसे लगता है जिस तरह पौधा हमारा मर गया हो। जैसे ही यहाँ पर शेडी एरिया बनता है तो उसके बाद में नई ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और साथ में पत्ते स्टैंड हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इनको और बड़ा करते हैं। 18 दिन बाद, आज है 5 जुलाई, 3:30 बज रहे हैं अभी। जब इसके ऊपर फुल धूप थी तो इनके पत्ते लटके हुए थे सुबह के टाइम। जब तक इनके ऊपर फुल धूप पड़ती रहेगी इनके पत्ते ढीले ढीले से रहेंगे और जैसे ही शेडी एरिया बनता है तो इनके पत्ते दोबारा से खड़े हो गए। हमारे 2 पौधे तो सही से चल रहे हैं और एक ये वाला आपके साथ शेयर किया था जब इसको शिफ्ट किया था, और एक साथ में छोटा सा था, आई थिंक ये वाला आपके साथ शेयर किया था और ये बाद में मैंने लगाया था, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाया है।
क्योंकि पानी इसको नहीं मिल पाया प्रॉपर तरीके से। जब मेरी नज़र पड़ी तो ये पौधा काफ़ी लटका हुआ था, तो मैंने इसको खूब अच्छे से पानी दे दिया, लेकिन ये फिर भी सरवाइव नहीं कर पाया और ये अब मुरझा चुका है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमारे पास ये 3 पौधे फ़िलहाल के लिए ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। और ये देखिए अब ये पौधे बड़े होना शुरू हो गए हैं। अब ये पौधा ऑटोमेटिकली ही इस रस्सी के साथ में ख़ुद को एंकर करेगा इस एरियर रूट के थ्रू। पता नहीं ये एरियर रूट है या क्या है, बहरहाल ये इसी टहनी से ये वाली रूट लिपट जाएगी इस धागे के साथ और ये पौधा ऊपर वाली साइड पर चढ़ने लगेगा। इसी तरह इसका हाल भी है, इसकी ग्रोथ भी हो रही है। ये नीचे से पता इसका मुरझा गया है, कोई बात नहीं, ऊपर से ग्रोथ हो रही है। ये वाला पौधे की इसकी भी ग्रोथ सही चल रही है। तो हमारे 3 पौधे तो खूब अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अब इनको ज़रूरत है खाद वाले पानी की। चलिए इनको खाद देते हैं। अब इसके लिए मैं खाद यूज़ करने वाला हूँ NPK 20-20-20। इसका मतलब है कि इसके अंदर तीनों चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें एक बराबर की हैं। इसको कहते हैं बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। अभी फ़िलहाल हमें पौधे से फ्रूट नहीं लेना बल्कि इसकी ग्रोथ को अच्छा बनाना है, इसलिए हम बैलेंस्ड NPK खाद ही यूज़ करेंगे। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय वाला चम्मच आपने डालना है। मैं आइडिया से डाल लेता हूँ। मेरा पानी 5 लीटर नहीं है, ये तकरीबन 2.5 लीटर होगा। इसका मतलब कि इसके अंदर आधा चाय वाला चम्मच मैंने डालना है, इतना काफ़ी है। NPK कोई सी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो NPK होना चाहिए और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। सारी तीनों चीज़ें उसके अंदर बराबर की ही हों। अब इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। NPK का रंग भी अलग अलग होता है। ये नीले रंग का था, हो सकता है वाइट कलर का भी हो सकता है ऑरेंज कलर का हो। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रंग वो इसको लगाती है। इसलिए कलर के ऊपर आपने नहीं जाना कि 20-20-20 का सिर्फ यही रंग होता है, और भी कई रंग हो सकते हैं। सिर्फ वो होना NPK चाहिए जो 20-20-20 हो या 10-10-10 हो, 15-15-15 हो, जो भी हो, लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, बराबर की चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अभी हमें पौधे से फ्रूटिंग नहीं लेनी बल्कि उसकी ग्रोथ को अच्छा बनाना है। ये पानी तने के साथ भी लग जाए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उतना ही हम फर्टिलाइज़र वाला पानी यूज़ करेंगे। अगर इस पौधे की एज तकरीबन 6 महीने है तो खाद का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। मतलब 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय वाला चम्मच हमने डाला है, तो उस पानी के हम 5 से 6 गिलास हर 7 दिन के बाद ऐड करते रहेंगे मिट्टी में। अब ये छोटे छोटे से पौधे हैं, इसलिए तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने डाला है इनके अंदर खाद वाला। चलिए इस वाले को भी दे देते हैं। ये भी छोटा, इसलिए चलिए इसको भी उतना ही दे देते हैं, क्योंकि गमले की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है इसमें। और एक और सीड हमारा जर्मिनेट हो रहा था, ये देखिए एक पौधा जर्मिनेट हो रहा था। मुझे लगता नहीं कि ये बड़ा हो पाएगा, क्योंकि इसका दूसरा जो पत्ता है वो अभी तक निकला ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे 6 सीड्स जर्मिनेट हुए और 4 हमारे सीड जर्मिनेट ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? हो सकता है कि मौसम की गर्मी की वजह से, क्योंकि अभी इसका मौसम ही नहीं था। इतनी गर्मी के दिनों में ये सब कुछ किया, और वो भी रूफ टॉप के ऊपर, जबकि वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तकरीबन 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है गर्मी के दिनों में। तो इतनी गर्मी में सीड गल भी सकता है। एनीवे कोई बात नहीं, हम अब वही 3 या 4 पौधों को लेकर ही चलेंगे। 25 दिन बाद अब हमारे करेले की बेलें काफ़ी बड़ी हो रही हैं और इन रस्सियों के ऊपर खुद ब खुद ही चढ़ती जा रही हैं, एंकर कर लेती हैं, लिपेट लेती हैं रस्सियों को, और उसके सहारे ये ऊपर चढ़ जाती हैं। इन तीनों पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है, और एक मैंने इसके अंदर शिफ्ट किया था लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाया था, और उसके बाद ये शिफ्ट किया। अब ये देखिए अब बड़ा हो रहा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता ये भी रस्सी के सहारे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरी बेलें फैल जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इनके ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, बस वही 7 दिन के बाद NPK 20-20-20 ही दे रहा हूँ इनको। इनके अलावा कोई और चीज़ नहीं। पेस्टिसाइड के तौर पर मैं पानी का शावर ही यूज़ कर रहा हूँ। स्प्रे मशीन के अंदर मैं पानी डालता हूँ और हाई प्रेशर से मैं पानी का यहाँ पर थ्रो करता हूँ। मतलब बहुत बारीक शावर निकलता है, जिससे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हवा का और पानी का काफ़ी प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ऊपर या नीचे जहाँ पर भी कीड़े होंगे या उनके अंडे होंगे, वो पानी के प्रेशर की वजह से ही उड़ जाएंगे या गिर जाएंगे। तो इससे किसी हद तक हम पेस्ट पर कंट्रोल कर सकते हैं।
पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पौधों को पानी नम रहना चाहिए हर वक्त। और वैसे भी बरसात के दिन आ चुके हैं, कल बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से ग्रो बैग्स के अंदर अभी तक पानी मौजूद है। ग्रो बैग्स के अंदर एडवांटेज ये मिलता है कि इनके अंदर ओवर वाटरिंग का ख़तरा बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि इनके अंदर पानी जमा हो ही नहीं सकता। तो चलिए इनको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 34 दिन बाद अब हमारे करेले के पौधों की ग्रोथ काफ़ी बढ़ चुकी है और अब इनकी प्रूनिंग करने का टाइम आ चुका है। अगर हम इनकी प्रूनिंग नहीं करते तो ये काफ़ी लंबी हो जाएंगी बेलें इनकी, और इनको फ्लावर लगेंगे लेकिन उनके अंदर से करेले नहीं बन पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों फूल लगेंगे तभी इनके अंदर से क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगी तो फ्रूट बनेगा। इसलिए 4 या मैक्सिमम 4.5 फुट की हाइट में पौधे को ऊपर से रख कर काट दें। अब ये यहाँ से साइड ब्रांचेस और भी निकालेगा, ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा ज़्यादा बुशी होगा, ज़्यादा फूल लगेंगे और उनमें फीमेल और मेल दोनों फूल आएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी सही होगी और साथ में उसके अंदर से करेले भी बनेंगे। अब इनको इनके हाथ पर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ पानी का ख्याल रखना है आपने। आजकल बरसात का सीज़न है, बारिश टाइम टू टाइम खुद ही हो जाती है जिसकी वजह से पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन मिट्टी की गोडी बराबर आपने करते रहना है। जैसे ये घास उग रही है इसको नहीं उगने देना, कोई जड़ी बूटी उग रही है उसको नहीं उगने देना, और जो भी आपको अनवांटेड पौधा दिखे उसको आप फौरी निकाल दें, नहीं तो वो आपके पौधे की पावर को सक करता रहेगा। जितनी हमने खाद इसके अंदर यूज़ की है वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ खुद ले लेंगी तो आपके पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाएगी सही तरीके से। इसके अंदर कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। ये देखिए घास उगी हुई है, इसको भी हम निकाल देंगे। ये देखिए ये बेसिल के पौधे उग रहे हैं, इसको भी हम निकाल देंगे क्योंकि बेसिल का पौधा मेरे पास लगा हुआ है ये वाला, मतलब तुलसी का पौधा है, तो तुलसी के ये वाले बीज हवा चलने की वजह से इधर उधर उड़ जाते हैं जिसकी वजह से वो वहीं पर जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देते हैं। वाइट फ्लाई का भी काफ़ी अटैक है। सफ़ेद रंग की छोटी छोटी सी मक्खियाँ पत्तों के नीचे बैठ जाती हैं और पत्तों का रस चूसती हैं और आहिस्ता आहिस्ता से पत्ते पीले होते हैं, पैचेस आते हैं, उसके बाद में पत्ता ड्राई हो जाता है। इस तरह पूरे पौधे के ऊपर अटैक होता रहेगा। वक्त के साथ साथ 2 से 3 दिन के बाद बारीक पानी का स्प्रे आप करते रहेंगे पत्तों के नीचे और ऊपर, तो पानी के प्रेशर की वजह से वाइट फ्लाई और दूसरे जितने भी कीड़े होंगे उनका हमला नहीं रहेगा, और जो हमला करेंगे प्रेशर की वजह से वो ख़त्म हो जाया करेगा। और जब तक नया हमला होना है तब तक फिर से स्प्रे का टाइम आ जाएगा। तो पानी आपने बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है। फ़िलहाल तो अभी मैंने इनके अंदर कोई भी खाद यूज़ नहीं की है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ किसी और काम में। मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हैं जिसकी वजह से मैं पौधों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, तो इस वजह से फ़िलहाल इनकी ग्रोथ इसी मिट्टी के अंदर होने देते हैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलता है। यहाँ पर अभी मैंने देखी थी बडिंग भी शुरू हो रही है किसी किसी पौधे को। ये देखिए यहाँ से ये कली निकल रही है जिसको फूल कहते हैं, वो खिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद में। 44 दिन बाद मतलब आफ्टर 44 डेज़ पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। मैं ज़्यादा इनको बढ़ने नहीं दे रहा हूँ। जो ब्रांच ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश करती है उसको मैं काट देता हूँ। ज़्यादातर मेरी कोशिश है ये वर्टिकल में ही अपनी ग्रोथ को बढ़ाए इस रस्सियों के साथ साथ में। तो फूल लगना शुरू हो गए हैं, फ्रूट बनना भी शुरू हो गया। ये देखिए कलियाँ भी लग रही हैं और ये देखिए करेला भी बनना शुरू हो गया। और एक और था यहाँ कहीं, किधर गया, ये देखिए एक ये भी करेला बन रहा है छोटा सा। आहिस्ता आहिस्ता ये लंबा भी हो जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको खाद भी दी है NPK 20-20-20। अगर आपके पास सिर्फ NPK 20-20-20 है तो आप वो भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओनली पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र ही आपने देना है जब पौधा फूलों पर आया हो। जौन सी भी खाद आपके पास है सिवाय यूरिया के, ऐसी खाद जिसके अंदर ओनली नाइट्रोजन पाई जाती है, ऐसी खाद ऐसे स्टेज पर नहीं दी जाती जबकि पौधे को फ्रूटिंग हो रही हो या उसको फूल लग चुके हों, क्योंकि नाइट्रोजन का काम फूलों को बूस्ट करना नहीं होता और ना ही फ्रूट को बूस्ट करना है। सिर्फ़ और सिर्फ नाइट्रोजन का काम है पत्तों को हरा भरा करना, पौधे को ज़्यादा टॉल करना, लंबा चौड़ा करना, ग्रोथ को अच्छा बढ़ाना।
इसलिए एनपीके एक मुकम्मल डाइट होती है। तो आप एनपीके खाद यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्रूटिंग टाइम हो, चाहे फिर वो नॉर्मली पौधे की ग्रोथ चाहते हों, क्योंकि तीनों चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम उसको मिल जाता है। मैंने कुछ दिन पहले इसको एनपीके 20-20-20 दी। 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून डाला और एक या दो गिलास पानी के मैंने इन बैग्स के अंदर डाल दिए। तो अब इनकी ग्रोथ भी अच्छी है, खाद भी मिल रही है इनको। ज़्यादा मैंने खादें इसके अंदर यूज़ नहीं की हैं, सिर्फ पहली मरतबा मैंने एनपीके 20-20-20 का यूज़ किया। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, मैंने कैसे यूज़ किया वीडियो में आप देख सकेंगे, आपको पता चल जाएगा कैसे हमने एनपीके खाद यूज़ करनी है। तो फ़िलहाल के लिए अभी तक तो कोई प्लान नहीं है और भी खाद यूज़ करने का, और देखूँगा 7 दिन के गैप से हम एनपीके 20-20-20 दे सकते हैं या फिर 5-15-45। ज़रूरी नहीं कि 5-15-45 मैं कह रहा हूँ तो आपके पास भी वही होनी चाहिए। 5-15-45 एनपीके इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 5% उसके अंदर ओनली नाइट्रोजन है। ऐसी आपने खाद यूज़ करनी है जब पौधे के ऊपर फूल खिलने के बाद में फ्रूट बन रहा हो। जिस खाद के अंदर नाइट्रोजन कम होगी आपने वही खाद देनी है, ताकि फ्रूट ज़्यादा लगे और अच्छा साइज़ बने और जल्दी वो फ्रूट गिरे नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं कुछ दिनों के बाद, 50 दिन बाद। अब हमारे करेले की बेलें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो इनकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे वाली साइड पर झुकने लगी, क्योंकि धागों के ऊपर इतनी बड़ी बेल का वेट पड़ जाए तो वो वाली रस्सियाँ भी नीचे बेंड लेने लगती हैं। लेकिन नो इशू, हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये देखिए, जो करेले पहले थे अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। बहुत सारे छोटे छोटे से बड़े बड़े से करेले लग रहे हैं, ये देखिए, जो आहिस्ता आहिस्ता और भी बड़े हो जाएंगे। 50 दिन का ये रिज़ल्ट है। हमने 17 जून को इसकी सीडलिंग की थी, बीज लगाए थे, और आज है अगस्त की 6 तारीख। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने दिन हुए और कितने अच्छे से इसको फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारे छोटे छोटे से करेले आपको देखने में मिल रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में और भी बड़े होने वाले हैं। बहुत सारे फूल लगते हैं, कुछ फूल गिर भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली फूलों में से करेले बन रहे हैं। हमने सिर्फ वही एनपीके खाद ही अप्लाई की है, अभी तक कोई और खाद नहीं दी। एनपीके 20-20-20 का ही यूज़ किया, इसके अलावा 5-15-45 का यूज़ नहीं किया। चलो, कोई सी भी खाद इसको मिल रही है, लेकिन बैलेंस्ड डाइट इसको मिल रही है। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है तीनों चीज़ें एक जैसी हों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। अगर मैं एनपीके 5-15-45 अब यूज़ करता हूँ तो फ्रूट का साइज़ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और फूलों के बाद में 90% चांसेस यही रहेंगे कि उसके अंदर से फ्रूट बनेगा, मतलब करेले बनेंगे। क्योंकि पोटाशियम के यूज़ करने से फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ होगा, फ्रूट के ऊपर जो छिलका है वो मज़बूत रहेगा, कलर इसका ग्रीन रहेगा, और ये खुश्क होकर गिरेगा नहीं। चलो, हमने खाद तो दी इसको, चाहे 20-20-20 ही क्यों ना हो। अब मैं इसके ऊपर 5-15-45 का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा हूँ अब कि एनपीके 20-20-20 मतलब बैलेंस्ड डाइट, चाहे वो 19-19-19 हो, चाहे 17-17-17 हो, चाहे 10-10-10 हो, या 9-9-9 हो, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। जितनी नाइट्रोजन है उतनी ही फास्फोरस और पोटाशियम हो। ऐसी खाद देने से भी हमें अच्छा फ़िलहाल रिज़ल्ट मिल रहा है। और इनके ऊपर अभी तक मैंने कोई भी केमिकली पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया। जब भी इसके ऊपर वाइट फ्लाई का हमला होता है, बारीक छोटी छोटी सी सफ़ेद रंग की वो मक्खी होती है, तो मैं इसके ऊपर स्प्रे कर देता हूँ पानी का। आपको मालूम होगा मेरे पास बैटरी वाली स्प्रे मशीन है, उसके अंदर पानी भरता हूँ और पानी का प्रेशर, बारीक सा प्रेशर पानी का पड़ता है, जिसकी वजह से पत्ते धुल जाते हैं। इसके ऊपर कीड़ों का हमला हो या अंडे हों वो भी साथ में धुल जाएंगे और पत्ते लश ग्रीन हो जाएंगे। ऑर्गेनिकली हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं ओनली पानी से ही। अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही कमाल की ग्रोथ है, ये देखिए। और मैं पौधे को 4.5 फुट से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं दे रहा। जो ब्रांच ऊपर जाने की कोशिश करती है मैं उसको काट देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, इसको मैंने यहाँ से काटा और साइड ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं। ये देखिए, यहाँ से काटा और ये ब्रांच यहाँ से निकलती हुई आगे जा रही है, जिसके ऊपर ये करेला भी लगा हुआ है, फूल भी लगा हुआ है, और आगे मज़ीद इसको कलियाँ भी लग रही हैं छोटी छोटी सी। लोग कहते हैं 3G कटिंग क्या होती है, 3G कटिंग करने से फ्रूट ज़्यादा लगता है या नहीं लगता। तो मैं बता दूं, मुझे 3G कटिंग का पता ही नहीं है। 3G कटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, आई डोंट नो। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो फ्रूट उतना ही ज़्यादा आपको देखने में मिलेगा।
पौधे को बहुत ज़्यादा टॉल नहीं करना चाहिए, उसको उसके हाल पर छोड़ना नहीं चाहिए। जितना आप पौधे को छोटा रखेंगे, 4 से 5 फुट तक ही उसको रहने देंगे, तो साइड ब्रांचेस उसकी जो नीचे से टहनियाँ निकलती हैं वो ज़्यादा निकलेंगी, और जितनी ज़्यादा टहनियाँ निकलेंगी उतने ज़्यादा फूल भी लगेंगे। अगर हम एक ही पौधे की एक ही टहनी को ऊपर से ग्रोथ करने देंगे तो उसको कभी भी मेल और फीमेल दोनों फूल नहीं लगते। अगर 1-2 लग भी गए तो उसका फ्रूट का साइज़ इंक्रीज़ नहीं होता। इसलिए ऊपर से इसको मैंने एक मरतबा मेन जो ब्रांच आ रही थी ऊपर से मैंने उसको काट दिया, देन साइड से और भी ब्रांचेस निकली। अगर मैंने क्रॉप नेट यहाँ पर लगाया होता तो हर ब्रांच को मैनेज करने में बहुत आसानी रहती मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रांच ऊपर ग्रोथ कर रही है, उसको मैंने ऊपर से काट दिया। अब साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकल रही हैं। अब जो साइड ब्रांचेस निकल रही हैं अगर मैं उनको भी आगे से कट कर दूंगा तो साइड ब्रांचेस उनमें से और भी ज़्यादा निकलेंगी। एक ब्रांच से आप सैकड़ों ब्रांचेस बना सकते हैं इस तरह, तो पौधे की ग्रोथ भी डेफिनेटली बढ़ेगी और मेल और फीमेल दोनों फूल आएंगे और ज़्यादा फ्रूट बनेगा। इसमें कुछ भी सोचने वाली बात ही नहीं है कि इसकी 3G कटिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ होगी। 3G कटिंग होती क्या है? मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वेजिटेबल ग्रो करने में। फ़र्स्ट टाइम मैंने करेले की बेल लगाई है। मेरे चैनल के ऊपर पहले और कोई वीडियो नहीं है, मैंने सीड से लेकर हार्वेस्टिंग ली है उसकी, लेकिन ये आप देख सकते हैं पहली मरतबा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और अच्छा कामयाबी भी पा रहा हूँ। तो आप लोग भी कामयाब हो सकते हैं, ट्राई करते रहने से ही सभी कुछ आता है। ग्रो बैग के अंदर ही लगे हुए हैं अभी तक, और ग्रो बैग के अंदर पानी ये जल्दी खुश्क हो जाता है। इवन के बरसात का मौसम है लेकिन फिर भी ग्रो बैग के अंदर मिट्टी जल्दी खुश्क हो रही है क्योंकि बेलें काफ़ी बड़ी हो गई हैं, काफ़ी ग्रोथ चल रही है, तो जाहिर सी बात है पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए फिर इनको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 1 महीना 27 दिन बाद, अभी 2 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं, 3 दिन अभी भी बाकी हैं 2 महीने होने में, और हमारे बहुत सारे करेले पक चुके हैं जो कि उतारने के बिल्कुल काबिल है। अभी काफ़ी धूप है, 12:30 बजे का टाइम है और पत्ते काफ़ी लटके से लग रहे होंगे। करेले की बेल के पत्ते इसी तरह धूप में हो जाते हैं लटके से, जैसे इनके अंदर जान ना हो या इनको पानी की कमी हुई हो। वेल अभी तो दोनों है, धूप की वजह से भी इनके पत्ते झुक जाते हैं और पानी की कमी की वजह से भी। ये आप देख सकते हैं ग्रो बैग्स के अंदर मिट्टी कितनी खुश्क है, अभी इनको पानी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी धूप में पानी नहीं देना चाहिए। चलिए, बहुत सारे करेले उतारने के काबिल हैं। ये जो आपको क्रॉप नेट नज़र आ रहा है ये 4 से 5 दिन पहले मैंने यहाँ पर लगाया है ताकि जो बेलें बाहर वाली साइड पर आती हैं, जैसे कि ये बाहर वाली साइड पर आ रही है, तो ये ख़ुद को एंकर कर लेगी इन बारीक रस्सियों के साथ में और ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। हाँ, ये देखिए, ये छोटे हैं अभी, लेकिन ये देखिए ये छोटा भी है और काफ़ी मोटा भी। ये देखिए कितना बड़ा हो गया करेला। अगर मैं इनको करेलों को अभी नहीं उतारूंगा तो ये पड़े लगे यहीं पर पीले रंग में बदल जाएंगे, और जब पीले रंग में बदल जाएंगे फिर वो पकाने के काबिल नहीं रहते। हरे रंग के ही उतारने चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट पाया मैंने, वो भी तकरीबन 2 महीने में। अभी 3 दिन और भी बाकी हैं, तो कुछ करेले और भी थोड़े से बड़े हो जाएंगे 3 दिन के अंदर। ये देखिए कितने सारे छोटे जो पहले आपको दिखाए थे ये बहुत छोटे थे, अब ये उससे बड़े हो रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे छोटे मोटे लंबे बारीक करेले लग गए। चलिए, इनमें से कुछ को मैं उतार लेता हूँ, जैसे कि ये उतारने के काबिल है। इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा एक हाथ से। चलिए, इसको यहाँ से तोड़ लेता हूँ, ऐसे नहीं टूटेगा, कटर की मदद से इसको काटना पड़ेगा। चलिए जनाब, ये देखिए 3 एक साथ में लगे हुए हैं, ये भी उतारने के बिल्कुल काबिल हैं। चलिए, इनको भी उतार लेता हूँ। ये अभी 3 बेलें हैं जिनमें ये करेले लगे हैं। अगर इसी तरह की 5-6 बेलें लगी होती तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने करेले बन चुके होते। ज़मीन के ऊपर इसलिए नहीं फैलाया जाता इन बेलों को
उसकी वजह से पौधे को फंगस लग जाता है, फ्रूट को भी फंगस लग सकता है और कीड़े भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से आधा फ्रूट हमारा वैसे ही ज़ाया हो जाता है। इसलिए कहते हैं उसको क्रॉप नेट के ऊपर चढ़ाया जाए, जिस तरह मैंने चढ़ाया है इसको। जो करेले उतारने के काबिल थे मैंने उनको हार्वेस्ट कर लिया है और ये देखिए ये सब वो हैं और इनका वेट तकरीबन आधा किलो या 3 पाव होगा। मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और ये है 750 ग्राम। 250 ग्राम कम है 1 किलो में से, वो भी हमारी 3 ऐसी बेलें जो कि गमलों के अंदर लगी हैं, ज़मीन के अंदर नहीं। अगर यही बेलें ज़मीन के अंदर लगी होती तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती, क्योंकि पौधे की रूट्स को जितनी ज़्यादा स्पेस मिलेगी पौधे को उतने ही ज़्यादा फूल लगेंगे, अच्छी ग्रोथ होगी और फ्रूट का साइज़ भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और वो वेट वाला होगा, मतलब वज़न उसका ज़्यादा होगा। गमलों के अंदर घर में हमने किचन गार्डनिंग की और अच्छा रिज़ल्ट पा लिया है। और अभी आपको दिखाता हूँ, एक मैंने कटिंग के थ्रू भी पौधा लगाया है, इसी की बेल। जब ये बेल 4-4.5 फुट से ऊपर जाने की कोशिश करती थी, जिस तरह की वो वाली शूट जा रही है, मैं उसको ऊपर से काट देता था, ट्रिम कर देता था। और एक कटिंग को मैंने ग्रो बैग के अंदर लगा दिया तो उसकी रूटिंग भी शुरू हो गई। अभी आपको दिखाता हूँ, उससे पहले एक बात नोट कर लीजिए, हमने घरों में किचन गार्डनिंग करनी होती है गमलों के अंदर। फार्मर लोग कब इसको ज़मीन के अंदर लगाते हैं, साल में कितनी मरतबा लगाते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो वो बात करूँगा जो कि हम घर में किचन गार्डनिंग करते हैं गमलों के अंदर या रूफटॉप के ऊपर। कमर्शियल लेवल के ऊपर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है करेले की कि कब कब वो लगाते हैं और क्या क्या केयर करते हैं, कौन कौन सी खादें देते हैं, कौन कौन से पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हैं। हमने तो कोई भी पेस्टिसाइड केमिकल का स्प्रे किया ही नहीं है। बस वही स्प्रे मशीन है मेरे पास, उसके अंदर पानी का तेज़ शावर करता हूँ मैं पत्तों के ऊपर नीचे, वो धुल जाते हैं। कीड़े हों तो वो उड़ जाते हैं या मर जाते हैं, और अगर कीड़ों के अंडे हों तो वो भी धुल जाएंगे। करेले की बेल सिर्फ गर्मी के दिनों में ही आपके पास रहेगी और फ्रूटिंग करेगी। मार्च से जुलाई के एंड तक या अगस्त के मिड तक आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। जैसे कि लाहौर में नवंबर के महीने से सर्दी शुरू होती है और पतझड़ का मौसम भी तब शुरू होता है, तो ऐसे इलाके जहाँ पर मोस्टली गर्मी रहती हो, जैसे कि कराची का एरिया है, वहाँ पर तकरीबन आप इसको 12 महीने लगा सकते हैं। वहाँ पर दिसंबर और जनवरी के महीने में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, तो आप इसको गर्म इलाकों में तकरीबन 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं। बस इसको गर्मी चाहिए, धूप चाहिए और इसकी फ्रूटिंग होती रहेगी। मेरी इस बात को फार्मर लोग फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फार्मर लोग ये सब कुछ कैसे करते हैं, कब कब करते हैं, साल में कितनी बार करते हैं। चलिए आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने कटिंग लगाई थी। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये निकल रहा है, मैंने कट कर देता था सारी ही ब्रांचेस को। अभी मैंने कट नहीं किया है, कितने दिन हो गए। और ये मेरा बैंगन का पौधा लगा हुआ है, 2 बैंगन के पौधे लगाए मैंने ग्रो बैग के अंदर। तो इसी के अंदर मैंने एक छोटी सी कटिंग को लगा दिया था, जो कि अब ये बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए, आई थिंक इसको अब फ्लावरिंग भी शुरू होने ही वाली है, छोटी सी बेल को। तो कटिंग के थ्रू भी आप करेले की बेल को लगा सकते हैं, इसकी ग्रोथ चलती रहेगी, फ्रूटिंग होती रहेगी। इसको फ्रूटिंग सही होगी कट को या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये बीज थे हाइब्रिड, देसी बीज नहीं थे। अगर मैं देसी बीज लगाता तो इतनी प्रोडक्शन इतने दिनों में हमें हासिल नहीं हो पाती, वो भी छोटे छोटे से गमलों के अंदर। और देसी बेल के पौधे बेलें काफ़ी लंबी हो जाती हैं और फ्रूटिंग कम होती है, लेकिन हाइब्रिड जो है उसकी ग्रोथ कम रही, पौधे के ज़्यादा पत्ते नहीं निकले, छोटी सी हाइट के अंदर ही इसको फूल लगे और करेले बनना भी शुरू हो गए। अभी ये ख़त्म नहीं हुई है, ये तकरीबन मैं इसको लेकर चलूँगा अक्टूबर तक या फिर नवंबर तक। देखूंगा जब इसको फ्लावरिंग होना बंद हो गई, करेले आना बंद हो गए, तो उसके बाद मैं इसको उखाड़ दूंगा। ये 12 महीने नहीं चल सकती, सिर्फ सीजनल होती है। सब्जी वाले पौधे जितने भी हैं वो तकरीबन सीजनल होते हैं, और इतनी बड़ी बेल की हम केयर भी नहीं कर सकते सर्दी के दिनों में, इसको बचा नहीं सकते। इसलिए हर साल इसको लगाना ही पड़ेगा। बीज लगाइए, 2 महीने के अंदर करेले लीजिए और उसको ख़त्म कर दीजिए, या फिर चलता रहने दे जब तक कि ये चलती है। और आज शाम को मैं दोबारा से इसको NPK दूंगा जैसे कि पहले दिया था। 5-15-45 का मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ 20-20-20 खाद दी मैंने इसको। तो हर 7 दिन के बाद आप भी खादें इस तरह देते रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे। मैंने तो रूटीन से हर 7 दिन के बाद खाद दी ही नहीं। जब टाइम मिलता था तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद तो मैं एक मरतबा खाद दे देता था, या मैं भी 25 से 30 दिन भी गुजर जाते होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 मरतबा ही मैंने NPK खाद दी है 2 महीनों में। तो फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।